हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आप सबके लेकर आए हैं यूपी स्पेशल थ्योरी क्लास। तो ये आप सबका 5वां वीडियो है। तो इससे पहले यदि आप सब सेशन नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर सब वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। तो दोस्तों सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दें कि यदि आप कंप्यूटर और यूपी जीके के डिटेल में नोट्स चाहते हैं, एकदम कलरफुल हैंड नोट चाहते हैं, तो आप सब चैनल को होम पेज पर जाएंगे, वहाँ पर कांटेक्ट नंबर होगा, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों एक जो कंप्यूटर का जो नोट्स है ये स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी के लिए बनाया गया है, ठीक है, जो हर एग्ज़ाम में आपका फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा। तो देखिए इससे पहले हम सब 1857 की क्रांति और प्रमुख किसान आंदोलन पढ़ चुके थे, ठीक है। तो आज हम सब स्टार्ट करेंगे उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं, कौन कौन से इवेंट हुआ था, ठीक है। तो देखिए खिलाफत आंदोलन, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। 20 जून 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में खिलाफत समिति की बैठक इलाहाबाद में हुई थी, इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस समिति की बैठक इलाहाबाद मतलब प्रयागराज में हुई थी। बैठक के दौरान खिलाफत आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है। तो कहाँ पारित हुआ? इलाहाबाद में। महात्मा गांधी के अनुसार यह हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने का एक अवसर था जो 100 वर्षों में उत्पन्न नहीं होगा। ये स्टेटमेंट सबको याद होना चाहिए। तो किसका स्टेटमेंट है? महात्मा गांधी जी का, ठीक है। आगे क्या असहयोग आंदोलन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। खिलाफत आंदोलन उतना बहुत है। चौरी चौरा की घटना कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। कहीं कहीं आप सबको दिख जाएगा 5 फरवरी, ठीक है। तो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में होते हैं, और चौरी चौरा कहाँ है? गोरखपुर में, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ थी क्योंकि असहयोग आंदोलन जो दमनकारी ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के रूप में शुरू हुआ था, जब प्रदर्शनकारियों का एक समूह हिंसक हो गया। पुलिस से झड़प हुई थी इसमें, और पुलिस से जवाबी कार्रवाई करते हुए भीड़ पर गोलियां चला दी, जिसके परिणाम स्वरूप 3 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। जवाबी कार्रवाई में उत्तेजित भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिस अधिकारी मारे गए। और हिंसा का यह कृत्य महात्मा गांधी द्वारा अपनाए गए अहिंसा के सिद्धांतों के खिलाफ था, ठीक है, और जिन्होंने तुरंत असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। ये सब घटना कहाँ होती? चौरी चौरा घटना गोरखपुर में होती, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आगे देखिए अगला है आपका स्वतंत्र दल। असहयोग आंदोलन की अचानक वापसी के बाद 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया। ये कहाँ किए थे? इलाहाबाद में, ठीक है। चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय द्वारा स्वतंत्र दल नामक एक नई पार्टी का गठन किया, ठीक है। ये सब जो लिख रहे हैं ना, जो आप सबको बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब पॉइंट एग्जाम में तो आता है। क्रांतिकारी आंदोलन, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी आंदोलन से। देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या आर्मी HRS, बाद में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या HSRA कर दिया गया था। इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, सचिन सन्याल ने कानपुर में की थी, जिसका उद्देश्य औपनिवेशिक सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक सशस्त्र क्रांति आयोजित करना था। इसके स्थान पर संघीय गणराज्य की स्थापना की जाएगी और जिसके मूल सिद्धांत वयस्क मताधिकार होगा। एक इसका ऐसा माना था HSRA, ठीक है। आगे क्या है कि HRA की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि ककोरी डकैती थी, और ककोरी कांड कब हुआ था? इसको अब योगी सरकार ने इसको ककोरी एक्शन नाम दे दिया, ठीक है। 9 अगस्त 1925 को लोगों ने ककोरी में 8 डाउन ट्रेन को रोक लिया और उसकी आधिकारिक रेलवे नकदी लूट ली। बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाड़ी को इसमें जो शामिल थे इस घटना के लिए, इन सबको क्या हो गया था? फांसी दे दिया गया था।
हाल ही में यूपी सरकार ने ककोरी डकैती का नाम बदलकर ककोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। ठीक है, तो अब इसका नाम चेंज हो गया है, अब इसको बोलेंगे ककोरी एक्शन। आगे क्या है कि आज़ाद ने दिसंबर 1929 में दिल्ली के पास, ठीक है, वायसराय इरविन की ट्रेन को उड़ाने के प्रयास में शामिल थे। फिर 1930 के दौरान पंजाब और संयुक्त प्रांत शहरों में कई हिंसक कार्रवाई हुई। फिर फरवरी 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हो गई, अपने आप को गोली मार लिए थे। ठीक है, अब देखते हैं मेरठ संयंत्र के बारे में देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? 1929। तो देख लेते हैं मेरठ संयंत्र क्या था। मार्च 1929 में सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और 3.5 साल की सजा सुनवाई के परिणाम स्वरूप मुजफ्फर अहमद और S.A. डांगे, जोग लेकर और फिलिप स्ट्रैप, बैन ब्रैडली, शौकत उस्मानी और अन्य को इसमें दोषी ठहराया गया था। तो ये था मेरठ संयंत्र। सबने अवज्ञा आंदोलन इसमें देख लेते हैं। इसे 6 अप्रैल 1930 को ऐतिहासिक दांडी मार्च के बाद पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश में यह एक गैर राजस्व अभियान चलाया गया जिसमें जमींदारों ने सरकार को राजस्व देने से इनकार करने का आह्वान किया और अक्टूबर 1930 गतिविधि में तेजी आई और विशेषकर आगरा और रायबरेली में। ये देखिए क्वेश्चन आपसे ऐसे घुमा जाता है कि किस आंदोलन में से किसानों ने कर ना देने का मतलब नारा दिया था। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक कहाँ प्रभावित था? आगरा और रायबरेली। आगे क्या है? 1930 में जवाहरलाल नेहरू, JP नारायण, लाल बहादुर शास्त्री के साथ मिलकर इलाहाबाद में कर इनकार आंदोलन शुरू किया। देखिए ये पूछा जाता है। ठीक है, तो कर इनकार आंदोलन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। कौन कौन शामिल थे आप सबको बता दिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, पुरुषोत्तम दास टंडन और आचार्य नरेंद्र देव जैसे प्रमुख नेताओं ने उत्तर प्रदेश में आंदोलन को संगठित करने और नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। ठीक है, अब भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया। इसी को बोलते अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है ना, क्योंकि ये अगस्त में हुआ था। इसमें क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन की पहली चिंगारी वाराणसी के पास दानापुर गांव, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सा गांव था? दानापुर गांव, जो कि अब चंदौली जिले में है, से उठे थे, जहां कई लोग राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चलाई जिससे एकत्र लोगों ने जवाबी कार्रवाई की। बलिया में चिंटू पांडे के नेतृत्व में अगस्त 1942 में एक सप्ताह के लिए एक समांतर सरकार का गठन किया गया। चिंटू पांडे ने कलेक्टर को सत्ता सौंपने और सभी गिरफ्तार कांग्रेस नेताओं को रिहा करने के लिए राजी किया। समांतर सरकार लंबे समय तक नहीं चला। तो ये एक क्वेश्चन पूछता है कि बलिया में समांतर सरकार का गठन कौन किया? तो बताएंगे चिंटू पांडे ने। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान यूपी में शिक्षा प्रणाली, मतलब ब्रिटिश अंग्रेजों के समय यूपी में शिक्षा की प्रणाली। सबसे पहले इलाहाबाद बना। इसकी स्थापना कब हुई थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की 1887 में। ठीक है, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसको होता है BHU 1916 में स्थापित हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में। ये तीनों का सन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। उत्तर प्रदेश में अब देखते हैं जो ऐतिहासिक शख्सियत हैं महत्वपूर्ण, उनको देखते हैं। सबसे पहले निजामुद्दीन औलिया के बारे में देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। 1236 में बदायूं में जन्मे और सूफीवाद के चिश्ती आदेश से संबंधित है। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं में। वह बाबा फरीद सूफी संत फरीदुद्दीन गज शंकर के शिष्य थे। ठीक है, तो किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के शिष्य थे। कौन?
निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या अमीर खुसरो से संबंधित है। इनका वास्तविक नाम क्या था अमीर खुसरो का? अबुल हसन यामी उद्दीन खुसरो। उनका जन्म 1253 में पाटियाली, जो कि कासगंज है, वहाँ हुआ था। वह निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। उन्होंने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा था, ठीक है। लोकप्रिय उन्हें तूतीय हिंद कव्वाली का जनक, उर्दू साहित्य का जनक और खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। उन्होंने ख्याल गायकी का विकास भी किया, बहुत इम्पोर्टेंट है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं नूह सिपीर और खजायन उल फतूह और तुगलकनामा। और इनसे एक गीत पूछा गया था, कौन सा? जिहाल मिस्किन, ठीक है। तो ये भी इनकी रचना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी में से पूछा जाएगा सबसे, तो आप सब पढ़ते रहें, ठीक है। आगे क्या है, जियाउद्दीन बरनी के बारे में। 1285 में बुलंदशहर जिले में इनका जन्म हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के दौरान राजनीतिक विचारक और इतिहासकार थे। महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं कौन सा? तारीख फिरोज शाही और फतवा जहांगीरी, इम्पोर्टेंट है। आगे बात करें कबीर दास के बारे में। इनका जन्म बनारस में हुआ था, वाराणसी में, ठीक है। वह भक्ति कवि सूफी स्वामी रामानंद के शिष्य थे। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन से? बीजक, कबीर परछाई, साखी, साखी शबद रमैनी, ये तो है ही, और कबीर ग्रंथावली। ये कबीर दास जी से संबंधित है। और इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? मगहर में, ठीक है। अब बीरबल के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म 1528 को जालौन के कालपी में हुआ था। इनका असली नाम क्या था? महेशदास था। वह सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे, ठीक है। दीन ए इलाही अपनाने वाला पहला व्यक्ति था। अकबर द्वारा स्थापित धर्म जो दीन ए इलाही था, इसको सबसे पहले कौन अपनाया था? बीरबल। सूरदास जी के बारे में देख लेते हुए, अंधे हिंदू भक्त और कवि और गायक भी थे। उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना कौन है? सूर सागर है, ठीक है। आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्यक्ति शेख फैजी से भी क्वेश्चन बनता है। इनका जन्म कब हुआ था? 1547 में आगरा में। वह अबुल फजल के बड़े भाई और अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। अबुल फजल के बारे में क्या है? इनका जन्म 1551 में आगरा में हुआ था। उन्होंने अकबर के दक्षिण अभियान का नेतृत्व किया। और महत्वपूर्ण रचना क्या? अकबरनामा और आईने अकबरी, ये पूछा जाता कई बार। टोडरमल से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनका जन्म सीतापुर जिले के लाहरपुर गांव में हुआ था। वह अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे और वह अकबर के वित्त मंत्री थे, टोडरमल, ठीक है, जिन्होंने भूमि राजस्व प्रणाली और दहशाला प्रणाली विकसित किया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे क्या है? तुलसीदास जी से क्वेश्चन है। देखिए कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुआ था। देखिए तुलसीदास जी का माना जाता है देखिए कासगंज में हुआ था, ये मुझे डाउट है, ठीक है। वह एक हिंदू वैष्णव संत, कवि, दार्शनिक और भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति के लिए जाने जाते हैं। इनके प्रमुख जो रचना महाकाव्य है रामचरितमानस, और क्या दोहावली, साहित्य रत्न, गीतावली, विनय पत्रिका और कौन है कृष्णावली, इनकी प्रमुख रचना, ठीक है। अच्छा, इनका जन्म कासगंज में हुआ था कि चित्रकूट में हुआ था, ठीक है, जो कि बादम पड़ता है ना, यहाँ हुआ था ना कि कासगंज में। ये हमारे समझ से गलत है, ठीक है। अब देख लेते हैं इधर महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सबसे पहले क्या है? रानी लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता सेनानी, उनके संबंधित यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बना है। तो रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी का बनारस में हुआ था, ठीक है। आगे के इनके बचपन का नाम भी पूछा जाता है, मणिकर्णिका था। और 1842 में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ और उन्होंने इनको कौन सा नाम दिया था? रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को जीवित पकड़ने के लिए अंग्रेजों द्वारा ह्यूरोज को नियुक्त किया गया था। 18 जून
1858 को ग्वालियर में एक लड़ाई के दौरान रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई, जहां उन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई किया। ठीक है। अच्छा, इनका मृत्यु पूछा जाता कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। ठीक है, बहुत लोग झांसी लगाते हैं। और जो हीरोज खान था, यही रानी लक्ष्मीबाई को एक मर्द की संज्ञा दिया था। ठीक है। आगे मंगल पांडे, तो मंगल पांडे के बारे में देख लेते हैं। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के बलिया 19 जुलाई 1827 के निवासी मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के एक सैनिक थे। ठीक है। और बहरामपुर में अपने महवतन लोगों के उदाहरण से प्रभावित होकर मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करने से इनकार कर दिया। उन्होंने 29 मार्च 1857 को कलकत्ता के पास बैरकपुर में खुले विद्रोह में भाग लिया और अपने साथियों को इसमें शामिल किया। 6 अप्रैल को उनका कोर्ट मार्शल किया गया और 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में इन्हें फांसी दे दिया गया। ठीक है। आगे बख्त खान से भी क्वेश्चन बना है। ठीक है, अभी जल्द ही क्वेश्चन पूछा था इनसे। इनका जन्म 1797 उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड के बिजनौर जिले में हुआ था। बाद में वह ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में सूबेदार बन गए, जिन्हें मुख्य देसी कमांडिंग ऑफिसर कहा जाता था। विद्रोही बनने से पहले सूबेदार बख्त खान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनियों के बीच प्रसिद्ध थे। उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में दिल्ली में, ये पूछा था कहाँ से नेतृत्व किए थे? दिल्ली में 1857 की क्रांति नेतृत्व प्रदान किया और विद्रोह के दौरान अंग्रेजों द्वारा उन्हें घायल कर दिया गया। 1859 में नेपाल के तराई मैदानों में उन्होंने अंतिम सांस ली। मतलब वे फिर वहाँ से कहाँ चल गए थे? नेपाल। ठीक है। आगे देख लेते हैं बेगम हजरत महल, इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है। बेगम हजरत महल प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे प्रभावशाली महिला नेताओं में से एक थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के लखनऊ से इनका संचालन किया था। मार्च 1858 में अंग्रेजों द्वारा लखनऊ पर पुनः कब्जा करने के बाद उन्हें क्रांतिकारी आंदोलन के अन्य नेताओं के साथ नेपाल की ओर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। बेगम हजरत महल शुरू से ही स्वतंत्रता संग्राम की अग्रिम पंक्ति में थी और उन्होंने अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कादिर को की ओर अवध में विद्रोह का नेतृत्व संभाला। मतलब इनके बेटे का नाम भी पूछा गया है, क्या था? बिरजिस कादिर। आगे क्या है? मौलवी लियाकत अली। ठीक है। तो इनसे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है इनके बारे में। तो मौलवी लियाकत अली 1817 से 1892 का जन्म इलाहाबाद के, जो कि इसका बदला नाम क्या है, प्रयागराज से कुछ मील दूर महगांव की तहसील और परगना चैल में सैयद मेहर अली और अमीना बीबी के घर में हुआ था। उन्होंने और उनके अनुयायियों ने जिला हरदोई के सांडी और बिलग्राम और पाली में सफलतापूर्वक ब्रिटिश विरोधी अभियान चलाए थे। 1872 में मौलवी को बॉम्बे रेलवे स्टेशन पर एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी स्टाइल्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिसे मौलवी के 2 लोगों द्वारा पूर्व सूचना दी गई थी, है ना। और 24 जुलाई 1872 के फैसले में उन्हें अंडमान की दंडात्मक और बस्ती में जीवन भर के लिए परिवहन की सज़ा सुनाई गई थी। ठीक है। और इन्होंने 1857 की क्रांति का जो किया था, संचालन कहाँ से किया था? प्रयागराज से, इलाहाबाद से। आगे देखिए कदम सिंह के बारे में भी पूछता है। तो इनका पूरा नाम क्या? राव कदम सिंह। ठीक है। तो वह गुर्जरों के एक छोटे समूह के नेता थे। उन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ा। वह मेरठ जिले के परीक्षितगढ़ और मवाना के राजा के रूप में लोकप्रिय थे। ठीक है। आगे राम प्रसाद बिस्मिल, इनके बारे में क्वेश्चन पूछता है कि राम प्रसाद बिस्मिल एक भारतीय क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में हुआ था।
वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेताओं में से एक थे। उन्होंने 1925 में ककोरी ट्रेन में डकैती में शामिल होने के लिए सजा जाना जाता है। ठीक है। और 19 दिसंबर 1927 को इन्हें गोरखपुर की जेल में फांसी दे दिया गया था। ठीक है। आगे देखिए अगले कौन है, चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है। तो इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछता है आयोग। तो देखिए चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश के भाभरा में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना अधिकांश समय उत्तर प्रदेश में बिताया। ठीक है। आज़ाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको होता है HSRA के सदस्य थे, जो भारत में ब्रिटिश शासन की उखाड़ फेंकने के लिए 1928 में गठित एक क्रांतिकारी संगठन था। आज़ाद 1925 में ककोरी ट्रेन डकैती में शामिल थे और जो ब्रिटिश औपनिवेश शासन के लिए एक बड़ा झटका था। अंततः इन्होंने अपने आप को 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से घिर जाने के कारण अपने आप को गोली मार लिए थे। ठीक है। और मुठभेड़ भी किए थे। अशफाक उल्लाह खान, इनके बारे में पूछता है। ठीक है। तो अशफाक उल्लाह खान का जन्म कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1900 को हुआ था, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में। खान HRA के एक प्रमुख सदस्य थे और ककोरी षड्यंत्र का हिस्सा भी लिए थे और 1925 में HRA द्वारा एक ट्रेन डकैती की थी। ठीक है। और खान को 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में फांसी अंग्रेजों ने दे दिया था। इसके बाद आते हैं आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है। और इनसे भी क्वेश्चन बनता है। आचार्य नरेंद्र देव 1889 से 1956, इनका जन्म 30 अक्टूबर 1989 को वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हुआ था। उन्होंने वकालत छोड़ दी और काशी विद्यापीठ में पढ़ाना शुरू किया, जहां उन्हें आचार्य की उपाधि भी मिली। कहाँ मिला था, काशी विद्यापीठ से। बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष जैसे कांग्रेस नेताओं के क्रांतिकारी विचारों ने आचार्य नरेंद्र देव को गहराई से प्रभावित किया। वह होम रूल लीग से जुड़े थे और प्रांतीय कांग्रेस के सदस्य भी थे। उन्होंने साइमन कमीशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के खिलाफ प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। आचार्य नरेंद्र देव 1954 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर काम करने वाले एक कट्टरपंथी गुट के रूप में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। इसके बाद कौन है, मौलाना हसरत मोहानी साहब। इनके बारे में देख लेते हैं। मौलाना हसरत मोहानी का जन्म 1 जनवरी 1875 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। ठीक है। अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दाखिला मिला। हसरत मोहानी ने अलीगढ़ में उर्दू ए मुल्ला के नाम से पत्रिका निकाला। ठीक है। तो ये पत्रिका याद कर लीजिए, पूछा जाता है पत्रिका किसका है, मौलाना हसरत मोहानी जी का। वह कांग्रेस के सक्रिय सदस्यों में से एक थे और वर्ष 1907 में कांग्रेस से जुड़े रहे। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मौलाना हसरत मोहानी 1921 में इंकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा। ठीक है। और मौलाना हसरत मोहानी ने आखिरी सांस तक देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और 13 मई 1951 को लखनऊ में हसरत मोहानी का अंतिम सांस ली। ठीक है। आगे देख लेते हैं चिंटू पांडे। इनसे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। ठीक है आयोग। चिंटू पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक गांव का नाम क्या था, रचूतक। ठीक है। में जन्मे चिंटू पांडे का जन्म कब हुआ था, 10 मई 1895 से 6 दिसंबर 1946 को। लोकप्रिय के रूप में इनको क्या बोला जाता है, शेरे बलिया, मतलब बलिया का शेर कहा जाता है चिंटू पांडे को। एक प्रतिष्ठित स्वतंत्रता कार्यकर्ता, उन्होंने बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस द्वारा बलिया के बाघ के रूप में वर्णित
उन्होंने अंग्रेजों द्वारा दबाए जाने से पहले कुछ दिनों के लिए 19 अगस्त 1942 को घोषित और स्थापित राष्ट्रीय सरकार का नेतृत्व किया। समांतर सरकार कलेक्टर को सत्ता सौंपने और गिरफ्तार कांग्रेस नेताओं को रिहा करने में सफलता इनको मिली थी। यह सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं चली और 22-23 अगस्त की मध्य रात्रि के दौरान ब्रिटिश सैन्य बलों ने बलिया में प्रवेश किया और लोकप्रिय सरकार को उखाड़ फेंका। ठीक है, आगे क्या है, राजा महेंद्र प्रताप, इनसे भी क्वेश्चन बनता है पेपर में। ठीक है, इनका जन्म 1 दिसंबर 1886 को उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के मुरसान राज्य के राजसी घाट जाट परिवार में हुआ था। वह भारत के पहली अंतरिम सरकार के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, आगे स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये सभी किसान नेता हैं। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती 1889 से 1950 का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ था। वह एक युवा छात्र के रूप में प्रतिभाशाली थे। अपने घर और परिवार को त्याग कर तपस्या का मार्ग अपनाकर वह वाराणसी चले गए, जहां उन्होंने संस्कृत और हिंदू दर्शन का अध्ययन करने के लिए 9 साल समर्पित किया। उन्होंने बिहार के शाहाबाद जिले और उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती जिले गाजीपुर में असहयोग आंदोलन के आयोजन में प्रमुख भूमिका भी निभाई थी। कृषि सुधारों के केंद्रीय नारी के रूप में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन और किसान स्वामित्व के निर्माण की वकालत करते हुए उन्होंने किसान प्रतिरोध को संगठित करने के लिए सामंती उत्पीड़न, ज्वलित मुद्दों जैसे जबरन श्रम और अवैध वसूली, बेदखल, ये सब का एक कदम उठाता, आवाज़ उठाया था किसानों के लिए। ठीक है, उन्होंने 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वे एक सख्त लेखक भी थे और पटना से हिंदी साप्ताहिक हुंकार भी चलाते थे, पत्रिका था। अगला देखिए कौन है, पुरुषोत्तम दास टंडन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है शख्सियत। इनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी भी इलाहाबाद में है। ठीक है, 1 अगस्त 1882 को इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था और उन्होंने 1908 में तेज बहादुर सप्रू के अधीन इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकील के रूप में भी अभ्यास शुरू किया। उन्होंने असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी और 1934 में बिहार प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष के रूप में भी काम किए। तो ध्यान देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्हें यूपी गांधी के नाम से भी जाना जाता। अच्छा बताओ, एक किसने किसने पहली बार पढ़ा, आप सब कमेंट बॉक्स में बताएं। ये भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के गांधी किसको बोला जाता, तो पुरुषोत्तम दास टंडन को। 1961 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, आगे कौन है, मौलाना शौकत अली, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शौकत अली का जन्म कब हुआ था, 1873 में रामपुर में। वह ऑटोमन साम्राज्य के पतन की प्रतिक्रिया में भड़के खिलाफत आंदोलन में एक भारतीय मुस्लिम थे। उन्होंने 1934 से 1938 तक ब्रिटिश भारत में सेंट्रल असेंबली के सदस्य के रूप में भी काम किए थे। नेक्स्ट है सैयद अहमद खान, इनसे भी क्वेश्चन बनता है। तो सैयद अहमद खान का जन्म एक सम्मानित मुस्लिम परिवार में हुआ था। वह ब्रिटिश सरकार की न्यायिक सेवा के एक वफादार सदस्य भी थे। 1876 में सेवानिवृत्ति के बाद वह 1878 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में शामिल हो गए थे और 1888 में नाइटहुड की उपाधि भी धारण किया। ठीक है, महात्मा गांधी भी इनको भी मिला था, महात्मा गांधी जी को भी। ठीक है, वह पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को कुरान की शिक्षा के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे और जिनकी व्याख्या समकालीन तर्कवाद और विज्ञान की प्रकाश में की जाती थी। हालांकि उन्होंने कुरान को अंतिम अधिकार के रूप में भी माना था। उन्होंने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज, जो कि बाद में इसका नाम क्या हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। कब, 1920 में। उन्होंने बेहतर शिक्षा के माध्यम से और पर्दा और बहुविवाह का विरोध करके, आसान तलाक की वकालत करके और पीरी और मुरीदी की
व्यवस्था की निंदा करके महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए भी संघर्ष किए थे। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम हितों की बुनियादी समानता का भी प्रचार किया। आगे कौन है? गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बहुत जाने माने हैं। तो गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म कब हुआ था? 1887 को अल्मोड़ा, जो कि अब कहाँ, उत्तराखंड में। ठीक है, ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पंत ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और बाद में काशीपुर में वकील के रूप में भी काम किया। 1921 में राजनीति में प्रवेश किए और आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत विधानसभा के लिए चुने गए थे। एक सक्षम वकील के रूप में जाने जाने वाले पंत को 1920 के दशक के मध्य में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान काकोरी मामले में शामिल अन्य क्रांतिकारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा नियुक्त किए गए। ठीक है, और 1940 में सत्याग्रह आंदोलन में मदद करने के लिए पंत को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन पर हस्ताक्षर करने के कारण उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। उस पद पर उनकी उपलब्धियों में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन था। इसके अलावा उन्होंने हिंदू कोड बिल पारित किया और हिंदू पुरुषों के लिए एक विवाह को अनिवार्य बना दिया और हिंदू महिला को तलाक और पैतृक संपत्ति विरासत का अधिकार दिया गया। इनकी प्रमुख उपलब्धियां। ठीक है, उन्होंने 1955 से 1961 तक केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में भी काम किए थे। आगे क्या है? राम मनोहर लोहिया जी। नहीं, अभी इनके बारे में भी है। ठीक है, अभी और इनके बारे में कुछ पॉइंट है। गृह मंत्री के रूप में उनकी मुख्य उपलब्धि राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करना था। वह हिंदी को केंद्र सरकार और कुछ राज्यों की आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए भी जिम्मेदार थे। इसी दौरान 26 जनवरी 1957 को पंत को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। आगे क्या? राम मनोहर लोहिया जी हैं। ठीक है, राम मनोहर लोहिया जी का जन्म कब हुआ था? 23 मार्च 1910 अकबरपुर में हुआ था। वर्तमान में भारत के उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। और अकबरपुर किस जिले में आता है? अम्बेडकर नगर जिले का मुख्यालय है अकबरपुर। ठीक है, 1932 में भारत लौटकर गांधी जी के सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन के आह्वान के जवाब में लोहिया स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े और नासिक रोड जेल में उन्हें कैद कर लिया गया। और कांग्रेस के भीतर उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नामक एक युवा विंग का गठन किया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी युवा विंग का गठन कौन किया थे? राम मनोहर लोहिया जी। आगे क्या है? जवाहरलाल नेहरू के बारे में। ठीक है, 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में जन्मे पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रदूतों में से एक थे। एक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने 1964 में अपनी मृत्यु तक 17 वर्षों तक सेवा किए थे। उनके जन्म दिन 14 नवंबर को हर साल बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और 1955 में उन्हें भारत रत्न मिला था। आगे क्या है? आगे कौन है? मदन मोहन मौलवी। ठीक है, 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था और 1902 में संयुक्त प्रांत के विधान परिषद के लिए चुने गए थे। उन्होंने 1916 में वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे और महात्मा गांधी ने उन्हें महामना की उपाधि दी थी। वर्ष 2015 में मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। कब? 2015 में। ठीक है, अभी हाल ही में आप कह सकते हैं। आगे कौन? गणेश शंकर विद्यार्थी जी। इनका जन्म 1890 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में हुआ था और वे असहयोग आंदोलन के एक जाने माने चेहरे भी थे और वे पेशे से पत्रकार थे और हिंदी भाषा के समाचार पत्र प्रताप का संस्थापक भी किए थे। ठीक है, आगे कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। बहुत इम्पोर्टेंट है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 1964 से 1966 तक सेवा की।
इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था और शास्त्री जी ने 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिए थे। उन्होंने नेहरू सरकार में रेल और परिवहन मंत्री के रूप में भी काम किए थे। ठीक है। और शास्त्री को उनके नारा जय जवान जय किसान, सैनिक की जय किसान की जय के लिए जाना जाता है। उन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय लोगों को प्रेरित करने और आत्मनिर्भरता के महत्व पर जोर देने के लिए गढ़े थे। उन्होंने वर्ष 1966 में ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध का अंत हुआ। शास्त्री जी की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुआ था, जो कि कहाँ, उज्बेकिस्तान। ठीक है। उज्बेकिस्तान में ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर करने के बाद हुई थी। 2 अक्टूबर को भारत में लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के रूप में भी मनाया जाता, मतलब जब महात्मा गांधी जी का जयंती होता। ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं, ये नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश कला और संस्कृति, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। और वीडियो आप सबको कैसा लगा, ठीक है, आप सब अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर भी करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।